पढ़ेंगे प्राइसिंग के बारे में। क्या होता है प्राइसिंग? तो प्राइसिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना। इस प्रोसेस को हम प्राइसिंग कहते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कैसे करते हैं? सबसे पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं कि प्रोडक्ट हमको कितने का पड़ा है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर हम सेल करने जा रहे हैं, मान लीजिए हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो कितना हमने उसमें कॉस्ट खर्चा किया है। जैसे एग्जांपल, हमने रॉ मटेरियल में खर्चा किया होगा। एक बेसिक एग्जांपल है रॉ मटेरियल का। तो कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो तो रॉ मटेरियल की तो कॉस्टिंग आती ही है। ठीक है, तो उसको हम लोग उसके दाम में जोड़ते हैं, प्लस और क्या जोड़ते हैं रॉ मटेरियल के अलावा? प्लस ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होगा वो जोड़ेंगे। और क्या जोड़ते हैं? और उसको बनाने का जो कॉस्ट आएगा, तो उसमें जो वेजेस लगेगा, जो सैलरी हम पे करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम जोड़ते हैं। प्लस अब कस्टमर तक पहुंचाने तक का प्राइस, तो वो भी आपका ट्रांसपोर्ट में ही आ जाएगा, कस्टमर तक के पहुंचाने का। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट। तो कोई भी आप सामान खरीदते हो तो उसमें इतनी चीज़ें जुड़ी होती हैं। ठीक है, और जिसका आप पेमेंट करते हो, तो केवल वो सामान का पेमेंट नहीं होता, उसमें आपका रॉ मटेरियल का पेमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट होता है, वेजेस का पेमेंट होता है, प्लस सामने वाले के प्रॉफिट का पेमेंट होता है। तो कोई भी कंपनी जब प्राइसिंग करती है, कोई भी दाम रखती है किसी प्रोडक्ट का, तो उसको बड़ा सोच समझ के रखना होता है। क्योंकि अगर आपका प्राइस हाई है तो मार्केट में बहुत कम ही लोग आपको प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो भी कंपनी आती हैं अपने प्राइस को लो लेके आती हैं, उसके बाद उसको हाई करती हैं बाद में, अगर उनको लगता है कि प्रोडक्ट चल गया तब। और अगर नहीं चला तो फिर उसको और उसमें सुधार करती हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, प्राइसिंग का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना। तो जैसा कि इसका डेफिनेशन है, प्राइसिंग इज़ अ प्रोसेस। ये बड़ा ज़रूरी है। प्राइसिंग जो है ING लिखा हुआ है ना, प्राइस नहीं पूछ रहा है आपसे, प्राइसिंग पूछ रहा है। तो प्राइसिंग इज़ अ प्रोसेस, आपको ये पूरा बताना पड़ेगा। अगर आप प्रोसेस वर्ड नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में। तो प्राइसिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, of translating the value of product or service in terms of the money. It involves not simply the determination as a base price, but term and condition of the sales. Example, transportation cost, mode of payment, discount allowed and allowance. ठीक है, और जितना डिस्काउंट हो गया, अलावेंस हो गया, जो भी पैसा हम खर्च करते हैं, सारे चीज़ को जोड़ के हम प्राइसिंग रखते हैं। यही प्राइसिंग, प्राइस अलग है, प्राइसिंग अलग है। प्राइस क्या होता है? जितने में हम सामान खरीद रहे हैं उसको हम प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कोई भी सामान आपने खरीदा, MRP लिखा हुआ है, तो वो उसकी प्राइस हो गई। और प्राइसिंग क्या हो गया? ये एक प्रोसेस हो गया, एक प्रक्रिया हो गई उस प्राइस को रखने की। ठीक है, तो उसको हम प्राइसिंग कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस रखने का? क्यों प्राइस रखा जाता है भाई? तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जब भी एग्जाम में आएगा आपके 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, पहला है टारगेट रेट ऑफ रिटर्न। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, अब इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है? देखिए, जब भी हम कोई भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा एक टारगेट होता है कि हमको इतना परसेंटेज कमाना है। ठीक है, मान लीजिए हमने इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपीज़ एक बिज़नेस में, तो अब हमारा मानना है कि हमको 10% या फिर 12% तो इनकम आनी ही चाहिए। कोई भी हमने एक अपने दिमाग पे टारगेट रख लिया, ये कोई रूल नहीं है, टारगेट आप अपने से रख सकते हो। ठीक है, तो आपका टारगेट रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो अब जो भी सामान आप बनाओगे, ठीक है, वो जब भी आप उसका प्रोडक्ट प्राइसिंग में, जब उसका प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करोगे, तो आप अपने टारगेट को भी ध्यान दोगे। आप क्या करोगे? अगर मान लीजिए प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आपकी 100 रुपीज़ आ रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे उसका 15% प्राइस बढ़ा दोगे, अपना प्रॉफिट जोड़ दोगे। क्यों?
हो सकता है 3% इधर उधर हो जाए, ठीक है, तो आप पूरा मिला के 15% का प्रॉफिट रखोगे। तो टारगेट रेट ऑफ रिटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्राइस को डिसाइड करने के लिए। कुछ बिजनेसमैन होते हैं, उनका मानना होता है कि हमको 2% रिटर्न मिले लेकिन मेरा पैसा सेफ रहे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जब वो अपने प्रोडक्ट का दाम रखेंगे तो उसमें 4-5% का मार्जिन रखेंगे, तो उनको आखिरी में 2% बच जाएगा। तो टारगेट रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने कैपिटल से कि हमें कितना रिटर्न मिलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो इसके एक्सपेक्टेशन से भी प्राइस में चेंज आता है। कोई बिजनेसमैन अगर 12% एक्सपेक्ट कर रहा है तो उसके प्रोडक्ट मार्केट में महंगे रहेंगे, और कोई बिजनेसमैन 2% एक्सपेक्ट कर रहा है तो उसके प्रोडक्ट मार्केट में सस्ते रहेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब बिजनेस करने जा रहे हो तो आपका टारगेट ऑफ रिटर्न है क्या, ठीक है। तो अब बच्चे कहेंगे कि भाई सर ये बताइए, कोई भी आदमी 2% क्यों रखेगा, 12% क्यों नहीं रखेगा। तो कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे ये है कि इसको कई टाइम्स कमा सकते हैं ना। 2% अगर आप रखते हो तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से बिकेगा, तो ये 2% आप 10 बार कमा लोगे। तो 10 बार 2% कमा लोगे तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसका फ़ायदा है कम टारगेट रेट ऑफ रिटर्न रखने का। जैसे अगर आप 2%, 3%, 1% रख रहे हैं तो आपका कितने टाइम्स आप कमा लेते हो वो आपका फ़ायदेमंद हो जाता है। और यहाँ 12% रखें, हो सकता है एक बार ही बेचने में आपकी हालत ख़राब हो जाए, ठीक है। तो टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइस को बहुत इफेक्ट करता है कि प्राइस क्या रखा जाए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी क्या होता है उसको देखते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी प्राइस जो मार्केट में हम लेके जाते हैं वो बहुत ज़्यादा, अगर अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर नीचे होता है तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ख़रीदना पसंद नहीं करता, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर सोचता है कि अरे इनका तो दिन भर प्राइस ही घटता बढ़ता रहता है। तो जितने भी फर्म्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी हो। एक बार अगर हम कोई प्राइस रख दें तो कुछ समय तक वो प्राइस रहे, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि रॉ मटेरियल का दाम बढ़ रहा है तो आप प्राइस स्टेबिलिटी लेके बैठे हुए हो। यहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आप कोशिश करो कि अगर मार्केट में आपने जो MRP रखा हुआ है गुड्स का, अगर 100 रुपीज़ रखा हुआ है तो कुछ समय तक ये 100 रुपीज़ चले। अब ऐसा नहीं कि 20 डेज 30 डेज बीता तो आपने 115 कर दिया, ठीक है, फिर 120 कर दिया। तो इससे मार्केट में क्या होता है, आपके प्रोडक्ट को लोग पसंद करना बंद कर देते हैं, फिर आपके प्रोडक्ट को लोग लेंगे नहीं। तो जो बड़ी कंपनी क्या होती करती है कि प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए वो अच्छे खासे स्टॉक लेके चलती है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेंगे ITC का। जैसे ITC का आता है आशीर्वाद आटा। आशीर्वाद आटा का आप प्राइस देखोगे तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, ठीक है। उसके कंपेयर में नॉर्मल आप मार्केट से और कोई आटा खरीदोगे तो उसमें बड़ा फ्लक्चुएशन दिखेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ITC जब गेहूं का सीज़न होता है तो वो बम्पर बाइलिंग कर लेता है, ढेर सारा जितना वो खरीद सकता है उतना खरीद लेता है, और वो इतना ज़्यादा खरीद लेता है कि 1-2 साल तक उसका स्टॉक चलेगा। तो उससे होता क्या है, गेहूं के सीज़न में ख़रीदने पे उससे जो गेहूं है वो सस्ता मिल जाता है, तो वो पूरे 1 साल 2 साल तक बिना प्राइस बढ़ाए हुए वो मार्केट में स्टेबल लगता है, और जितने भी कंपटीटर्स होते हैं उनको बीट कर देता है, क्योंकि बाकी कंपटीटर के पास इतना पैसा है नहीं कि वो इतना गेहूं खरीद सकें, इतना वीट खरीद सकें। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं फिर बेचते हैं, तो वो उससे कंपटीट नहीं कर पाते। तो यही होती है जो बड़ी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल होता है। वो क्या करते हैं, जब प्राइस कम होता है तो उसी समय ही गुड्स को ज़्यादा खरीद लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनका फोकस होता है प्राइस स्टेबिलिटी में। जैसे पार्ले जी है, अब गेहूं का दाम कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, पार्ले जी का जो प्राइस है वो नहीं बढ़ता घटता। क्यों, उसके संग भी यही है, वो भी जितना भी बिस्किट का जितना भी उसमें वीट लगता है वो एक साथ इतना ज़्यादा खरीद लेता है कि उसको दिक्कत ही नहीं होता, ठीक है। तो देखिए प्राइस ऊपर नीचे होने से फ़ायदा फर्म का मॉनेटरी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं फर्म की गुडविल खराब हो जाती है मार्केट में। इसीलिए फर्म अपनी गुडविल को मेंटेन करने के लिए प्राइस स्टेबिलिटी पे वर्क करती है, मतलब एक स्टेबल प्राइस रखने की कोशिश करती है कि मार्केट में उसकी जो प्राइस है वो स्टेबल रहे, ताकि लोग उसके प्रोडक्ट को पसंद करें और एक अच्छा गुडविल उसका मेंटेन हो जाए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्राइस स्टेबिलिटी के बाद
प्राइस स्टेबिलिटी के बाद है हमारा मार्केट शेयर। अब इसको ध्यान से समझेंगे मार्केट शेयर क्या होता है। तो मार्केट शेयर में होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट अलग अलग मार्केट में वर्ल्ड वाइड बिके, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मार्केट शेयर आपको बढ़ाना है, ठीक है, तब आपको प्राइस सही रखना होता है। सही का मतलब ऐसा प्राइस जो कंपटीटिव हो, ठीक है। अगर आपका प्राइस कंपटीटिव नहीं है तो आप दूसरे मार्केट में एंटर नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, आप पूरी यूपी में गुड्स सेल कर रहे हो, ठीक है। हम मान लेते हैं कोई चिप्स का काम है, आप चिप्स बनाते हो और पूरे यूपी में सेल कर रहे हो, ठीक है। अब आप चाहते हो, देखिए अब मान लीजिए मार्केट शेयर में क्या है कि आप चिप्स बनाते हो। अब आप चाहते हो कि यूपी में तो हमारा जो गुड्स है वो सेल हो ही रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम एमपी में भी सेल करें, ठीक है, गुजरात में भी सेल करें, ठीक है, अलग अलग आप स्टेट में जाना चाहते हो सेल करने के लिए। तो क्या लगता है कि मार्केट में एंटर कर पाएंगे? क्योंकि देखिए अगर आप एमपी में जाते हो, गुजरात में जाते हो, तो यूपी के कंपेयर में एमपी और गुजरात ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, वहाँ के लोग ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो वहाँ पे भी जो चिप्स बनाने वाले हैं वो आपसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना पड़ेगा कि आपकी प्राइस और क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी अगर प्राइस और क्वालिटी अच्छी होगी तभी लोग आपके प्रोडक्ट में हाथ रखेंगे, नहीं तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो इसीलिए अगर आपका सोच है कि आपको मार्केट शेयर बढ़ाना है, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं अपने बिजनेस में खुश हैं, एक दुकान खोल लिए मिर्ज़ापुर में, कहीं पे वाराणसी में, तो अपने वाराणसी में खुश हैं कि चलो वाराणसी मेरी एक दुकान है, अब मेरा जीवन उसी में बीत रहा है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं उनको मार्केट शेयर बढ़ाना होता है, ठीक है ना। ये थिंकिंग पे डिपेंड करता है प्राइस। तो अब जैसे हमको मार्केट शेयर बढ़ाना है, हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया में मेरी 300 स्टोर हो। तो 300 स्टोर कैसे हो जाएगा? आपके सोचने से तो हो नहीं जाएगा। पहले आपको एक स्टोर जो आपका है उसमें सेल बढ़ानी पड़ेगी। जब उसकी सेल बहुत अच्छी हो जाएगी तब आप अपने पास के सिटी में एक और स्टोर खोलोगे, फिर उसके पास के सिटी में एक स्टोर खोलोगे, ठीक है। तो ऐसे स्टोर बढ़ता है, अचानक से स्टोर नहीं आ जाता, ठीक है। ये आपके थिंकिंग के ऊपर है कि आप मार्केट शेयर के बारे में सोचते हो कि नहीं सोचते हो। अगर सोचते हो तब तो आप प्राइस कम करके क्वालिटी अच्छी करके बेचोगे, नहीं तो अगर आप अपने सिटी में खुश हो तो खुश हो, फिर आप जैसा जैसा बेच रहे हो वैसा खुश रहिए, मार्केट शेयर आपका नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो मार्केट शेयर भी हमारे प्राइसिंग को बहुत इफेक्ट करता है। जो कंपनी चाहती है उसका मार्केट शेयर बढ़े, वो प्राइसिंग पे वर्क करती है और कम से कम प्राइस पे गुड्स सेल करना चाहती है, ताकि उसको पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे कंट्री में लोग उसका गुड्स खरीदें। अगर उसका मार्केट शेयर कैप्चर नहीं हो पाएगा तो फिर बेकार है। तो ये एक तरीके से सोच के ऊपर है, आपकी सोच कैसी है कि आपको मार्केट शेयर बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। अब आते हैं नेक्स्ट, मीट कंपटीशन। अब मीट कंपटीशन देखिए क्या चीज़ है। मीट कंपटीशन का मतलब हो गया कि आप कंपटीशन से आगे निकलना चाहते हो कि कंपटीशन में लगे रहना चाहते हो। ये भी होता है ना कि अब भाई सामने वाले ने गुड्स बेचा 15 रुपीज़ का और हम सेल कर रहे हैं 15 रुपीज़ का, तो अभी कंपटीशन एकदम टफ चल रहा है। धीरे से उसने 14 कर दिया तो हमने भी 14 कर दिया, ठीक है। कुछ लोग तो इस तरीके से काम करते हैं मीट कंपटीशन में कि सामने वाला का दाम घटा रहा है तो हम घटाते हैं, कुछ लोग दाम बढ़ा रहा है तो बढ़ाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं स्मार्ट, जिनको बिजनेस करने का तरीका पता होता है। जैसे एग्जांपल लेंगे जियो का। अब जियो ने देखा कि इंडिया का जो टेलीकॉम मार्केट था वो एकदम भरा पड़ा था, मतलब कोई जगह ही नहीं थी कि कोई इंडिया में आके टेलीकॉम मार्केट को कैप्चर कर ले। तो जियो ने क्या किया, उसने एक अलग से ही अपना दिमाग लगा दिया कि उसने सिम फ्री में बांटने लगा, डेटा फ्री में बांटने लगा। तो उससे हुआ क्या, जितना वो 10 साल में ग्रो करता उतना वो 1 साल में ग्रो कर गया, 1 साल क्या 5-6 महीने में ग्रो कर गया, ठीक है। जितना लोगों ने 10 साल में खूब एडवर्टीजमेंट कर करके पैसे कमाए थे, उसने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया सिम कार्ड में और इंटरनेट के टावर लगाने में, ठीक है। और एक बार में ही उसने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। तो ये होता है मीटिंग कंपटीशन को,
मतलब आप ऐसा प्राइस रखिए कि कंपटीशन जो है वो आपके दूर दूर तक ना दिखाई दे, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं फ्री में सामान बांट दें, प्राइस अच्छा रखिए ना। कोई 15 रुपए का बेच रहा है तो आप 10 रुपये रखिए। आप अपनी टेक्नोलॉजी अच्छी करिए कि आप लंबे समय तक सस्ते में सामान बेच सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी अच्छी करने से क्या होता है, क्वालिटी मेंटेन रहती है, प्राइस कम हो जाती है। तो ये सब जब तक आप बिजनेस में टेक्निक नहीं यूज़ करेंगे तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो मीटिंग कंपटीशन में हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि प्राइसिंग इस तरीके से रखा जाए कि वो कंपटीशन को मीट कर सके। अब आउट ऑफ द वे जाके हम सामान बेच रहे हैं तब तो दिक्कत है ना। अब मार्केट में 15 का बिक रहा है, हम 40 का बेच रहे हैं, 30 का बेच रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो आ जाएंगे एक बार चेक करने के लिए, लेकिन बाकी जो मास कवरेज है, मास पीपल, वो नहीं आएंगे आपके पास। ज़्यादातर लोग नहीं आएंगे कि अरे बहुत महंगा है, मेरा जो पुराना ब्रांड है वही अच्छा है, ठीक है। तो मीट कंपटीशन भी यहाँ पे प्राइसिंग का जब प्रोसेस, जब भी हम प्राइस रखने का सोचते हैं तो हम कंपटीशन के बारे में भी सोचते हैं कि हम कंपटीशन को मीट कर पाएंगे कि नहीं। अगर आपने ऐसा कोई प्राइस रख दिया जो कंपटीशन को मीट नहीं कर पा रहा है तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, उसके बाद है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि प्रॉफिट को बढ़ाना। तो हर एक बिजनेस चाहता है कि उसका प्रॉफिट बढ़े, ठीक है। लेकिन अब प्रॉफिट जो बढ़ने का ग्राफ होता है वो क्या होना चाहिए? देखिए, प्रॉफिट होना और प्रॉफिट बढ़ना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे अब हर मंथ, पर मंथ हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा पर मंथ का जो बिजनेस का जो इनकम आ रहा है वो मान लेते हैं आ रहा है 10,000 रुपीज़, ठीक है। हमने एक साल तक 10,000 रुपीज़ कमाया, तो मतलब कितना कमाया? 1,20,000 रुपीज़ पूरे साल भर में, ठीक है। अगले साल फिर हम 1,20,000 ही कमाए, उसके बाद भी हम 120 कमाए। तो आप प्रॉफिट में तो हैं लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रहा है आपका, ठीक है ना। आप बिजनेस आपका लॉस में नहीं जा रहा है लेकिन बिजनेस आपका ग्रो नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, हमें कुछ टेक्निक लगानी होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। तो अब बात ये है कि सर एक जगह तो आप कह रहे हैं कि प्राइस मत बढ़ाओ, ऊपर से कह रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा? तो देखिए, यही चीज़ है यहाँ पे जो बिजनेसमैन दिमाग लगाता है। वो करता क्या है, नई टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करता है, ठीक है, जिसके वजह से उसका जो प्रॉफिट है प्राइस सेम ही रहता है लेकिन वो अपने कॉस्ट में पैसा बचाने लगता है, ठीक है। वो क्या करेगा, जिस ट्रांसपोर्ट से मंगाता था वो ट्रांसपोर्ट बदल देगा, कोई दूसरा ट्रांसपोर्ट में बात करेगा, ठीक है। या फिर जिस लेबर से काम करवाता था उस लेबर को वो और ज़्यादा स्किल करके उसको हाईली करके फिर उसके जगह पे दूसरा लेबर रख लेगा, उसको प्रमोट कर देगा, वो कोई और काम करेगा, वो दूसरा लेबर रख लेगा सस्ते में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिजनेस मैन बहुत सारा दिमाग लगाता है ताकि वो ग्रो करे, ठीक है। तो प्रॉफिट ठीक केवल बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे भी बिजनेस फोकस करता है। तो अगर आपका फोकस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे है तो आपको अपनी प्राइस इस तरीके से रखनी पड़ेगी कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। यहाँ पे ये केस हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। तो टोटल हम लोग ने आज प्राइसिंग डिस्कस किया और ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया। प्राइसिंग का क्या क्या, प्राइसिंग जब भी आएगा 2 मार्क्स में आएगा और ऑब्जेक्टिव जब भी आएगा 5 मार्क्स में आएगा। देखिए, एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजिंग नॉर्मली हम ये जानते हैं कि जो भी टीवी पे ऐड आता है, जो भी हम बैनर पोस्टर देखते हैं वो सब एडवर्टाइजिंग है। तो सही बात है, जितना भी आप एडवर्टीजमेंट मार्केट में देखते हो, बैनर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, ठीक है, वो सब एडवर्टाइजिंग का पार्ट होता है। लेकिन एडवर्टाइजिंग भी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। आजकल ई एडवर्टाइजिंग बहुत फेमस है, जो कि आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखेंगे तो बीच में आपके वो जो वीडियोस चलने लगते हैं एडवर्टीजमेंट के, तो हम लोग उसको बोलते हैं ई एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो ई एडवर्टीजमेंट बहुत फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे एडवर्टाइजिंग होता क्या है। तो एडवर्टाइजमेंट वही होता है जहाँ पे हम लोग पैसा देते हैं। मतलब कोई कंपनी है, वो एडवर्टीजमेंट किसी को पैसा देके करा रही है, तभी उसको एडवर्टाइजिंग कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने कोई गुड्स खरीदा
और वो गुड्स हमको बहुत पसंद आ गया, ठीक है, और हमने गुड्स का अपने फ्रेंड्स के बीच में बोलने लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा गुड्स है, तो वो एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पैसा तो मिला नहीं है, ठीक है। लोग बोलते हैं ना, अरे एक आपने गुड्स क्या खरीद लिया, बार बार दिन भर आप उसका एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं, तो हम लोग उसको एडवर्टीजमेंट नहीं, उसको पब्लिसिटी कहते हैं, ठीक है, जो जो पेड फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप कोई गुड्स आपने कंज्यूम किया और आपको अच्छा लगा, आपने अपने फ्रेंड को बताया, तो वो एडवर्टीजमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि वो पेड फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो पेड फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है कि उसका आपको पैसा मिले। और दूसरा क्या होता है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब ये क्या होता है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर? आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का मतलब होता है कि जो इसमें क्या बोलते हैं, जो भी गुड्स क्या बोलते हैं, कोई सामने एडवर्टीजमेंट करा रहा है, उसके बारे में पता हो, ठीक है, उसके बारे में पता रहेगा, तो उसको हम आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर कहते हैं। जैसे एग्जांपल, अब एयरटेल का एडवर्टीजमेंट चल रहा है, तो हमको पता है कि एयरटेल ग्रुप इसको एडवर्टीजमेंट करा रहा है, ठीक है। कोई ऐसे ही रैंडम एडवर्टीजमेंट चल रहा है, लेकिन उसके कंपनी का नाम नहीं बता रहा है, ठीक है, और उसके कंपनी का कुछ डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसका कोई स्पॉन्सर ही नहीं दिख रहा है, तो वो एडवर्टीजमेंट नहीं है, ठीक है, वो मतलब कुछ बेवकूफ़ बनाने वाला काम हो गया। तो एडवर्टीजमेंट के साथ पेड फॉर्म बहुत ज़रूरी है, प्लस यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और है, इसमें हम लोग लिखते हैं नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। आपके डेफिनेशन में हमेशा लिख के आएगा नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। तो ये क्या होता है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन? नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि यहाँ पे आप पर्सनल प्रेजेंटेशन नहीं करते हो, मतलब आप पर्सनली कोई गुड्स सेल नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप एक फॉर्मल तरीके से गुड्स को सेल करने की कोशिश करते हो। आप ये नहीं बोलोगे कि हम आपके रिलेटिव हैं, हमसे गुड्स खरीद लीजिए। आप यहाँ पे पब्लिक को ऑफर करते हो गुड्स सेल करने के लिए, तो उसको हम लोग पर्सनल नहीं बोलते हैं, नॉन पर्सनल बोलते हैं। एक प्रोफेशनल तरीके से आप अपने गुड्स को पब्लिक के सामने रखते हो, ताकि पब्लिक आपके गुड्स को खरीदे। तो ये होता है एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट में ये 3 पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, एक पेड फॉर्म, दूसरा आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, और तीसरा नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। अगर ये 3 चीज़ों में कुछ भी मिसिंग है, तो बस आप समझ लीजिए आपका एडवर्टीजमेंट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट के लिए कंप्लीट होने के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। आपका डेफिनेशन जब भी आप लिखोगे, तो इन तीनों चीज़ों को जोड़ के ही लिखोगे, पेड फॉर्म, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर और नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। क्या होता है इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, उसको देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग आपके बुक में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो दो एक एक पॉइंट सबसे निकाल के हम लोग उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। आपके बुक में केवल लिखा है कि आप इम्पोर्टेंस बताइए। तो इम्पोर्टेंस में आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता सकते हैं, आप प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपके लिए बाउंडेशन नहीं है। तो पहला आते हैं एडवर्टीजमेंट क्यों फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ किसी का पॉइंट ऑफ व्यू आपको नहीं लिखना है, आपको बताना है क्यों फ़ायदेमंद होता है। तो पहला इजी हो जाता है, मीटिंग कंपटीशन। मीटिंग कंपटीशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि देखिए, जब आप मार्केट में जाते हो गुड्स सेल करने, परचेस करने की बात हम नहीं कर रहे हैं, जब आप मार्केट में जाओगे गुड्स सेल करने, तो शॉपकीपर जो है वो ऐसे ही गुड्स को लेना पसंद करेगा जिसका टीवी पे ऐड आता है, क्योंकि उस ऐसे गुड्स को सेल करना बड़ा ईजी होता है जो टीवी पे ऐड आता है, क्योंकि कंज्यूमर सामने से आता है और कहता है हमको लैक्मे का ये प्रोडक्ट दे दो, ठीक है। वो सामने से आएगा, आपसे कहेगा कि हमको डव दे दो। तो ये सब प्रोडक्ट मार्केट में इतना टीवी पे ऐड हो चुका है कि कभी भी कोई शॉपकीपर रखने से मना नहीं करेगा, वो कहेगा ठीक है दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिक जाएगा आराम से। तो इसीलिए एडवर्टीजमेंट जो होता है आपको कंपटीशन मीट करने के काम आता है। कहीं पे भी कितना भी कंपटीशन हो, मगर जिस प्रोडक्ट का अच्छा एडवर्टीजमेंट टीवी पे चल रहा है, तो एक बार तो लोग उसको खरीद ही लेते हैं। अब दूसरी बात आपके प्रोडक्ट के ऊपर है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो लोग लेंगे, अच्छी क्वालिटी नहीं है तो लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि मीटिंग कंपटीशन
जो होता है यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट है कि अगर अच्छा एडवर्टीजमेंट मार्केट में चल रहा है तो आप कंपटीशन को आराम से मीट कर लोगे और उससे आगे निकल के अपने गुड्स को सेल कर सकते हो। और अगर आपका टीवी पे एडवर्टीजमेंट नहीं है, कहीं पे आप कोई बैनर पोस्टर कुछ नहीं लगा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है गुड्स को सेल करने में। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में ना शॉपकीपर के पास भी टाइम नहीं होता, उसको भी फटाफट सामान बेचना होता है, क्विक सर्विस का ज़माना है। अब वो बैठा के समझाएगा नहीं कि साहब ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमने इसको यूज़ किया है, आप भी खरीदिए। तो इतना समय इस समय उसके पास, आपके शॉपकीपर के पास नहीं है। तो शॉपकीपर भी सोचता है हमको गुड सेल करना ही है, तो हम ऐसा कुछ ना सेल करें जो आसानी से बिक जाए। तो इसीलिए वो ऐसे ही गुड्स को लेता है जिसका एडवर्टीजमेंट प्रॉपर हो। जो लोग बैनर पोस्टर ये सब लगा के, जैसे आप देखते होगे मार्केट में वीवो का एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा चलता है, पूरा पूरा दुकान वो लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ओप्पो का एडवर्टीजमेंट देखते होगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं अगर जिस कंपनी में होती हैं तो लोग उसका प्रोडक्ट लेने के लिए कभी मना नहीं करते। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हायर सेल्स वॉल्यूम। हायर सेल्स वॉल्यूम में क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट करने का फ़ायदा क्या होता है कि आपके कस्टमर बहुत सारे हो जाते हैं। क्योंकि देखिए जब आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट करते हो, आप बैनर्स लगाते हो, होल्डिंग लगाते हो, तो बहुत सारे लोग उसको देखते हैं। और जो लोग देखते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि उस बारे में, ठीक है, कि उसको ख़रीदा जाए। तो उससे आपका फ़ायदा क्या होता है कि मार्केट में आपकी सेल बढ़ने लगती है। तो एक ये भी फ़ायदा होता है कि अगर आप अच्छा एडवर्टीजमेंट, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। एडवर्टीजमेंट भी बहुत लोग करते हैं, ऐसे ही फर्जी एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, तो वो नहीं, बढ़िया से अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, जो कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी करती है। बहुत सारे लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे उसके बारे में। तो वो लोग जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो एडवर्टीजमेंट करती है वो प्रॉपर एडवर्टीजमेंट करती है। तो उसको कराने का फ़ायदा क्या होता है, हमारे सेल्स वॉल्यूम बढ़ने लगते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आपके प्रोडक्ट के क्वालिटी और प्राइस में दम नहीं है तो आप केवल एक बार ही एडवर्टाइजिंग के थ्रू गुड सेल कर सकते हैं। दूसरी बार कस्टमर आपको नहीं पूछेगा, कितना भी एडवर्टीजमेंट कर लीजिए, क्योंकि आज का कस्टमर भी स्मार्ट है, ठीक है। तो वो भी ध्यान देता है कि आपका क्वालिटी और प्राइस क्या है। तो एक बार तो आप अट्रैक्ट करके सामान बेच सकते हो, लेकिन ये बार बार काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको हायर सेल्स वैल्यू में यही लिखना है कि एडवर्टीजमेंट से जो हमारी सेल्स वॉल्यूम होती है वो हायर हो जाती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अब है एजुकेशन ऑफ कस्टमर, कंज्यूमर लिख देते हैं, एजुकेशन ऑफ कंज्यूमर, एजुकेशन ऑफ कंज्यूमर। तो एजुकेशन ऑफ कंज्यूमर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए अब कंज्यूमर दिन भर खाली तो है नहीं कि वो जाके पता लगाए मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट आया है कौन सा प्रोडक्ट नहीं आया है। तो जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को मिल जाती है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है। अब जैसे मोबाइल को ही ले लो, अगर मोबाइल का ऐड न किया जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में 6 GB रैम का मोबाइल आ गया है, 8 GB रैम का मोबाइल आ गया है, ठीक है। तो ये सब एडवर्टीजमेंट की वजह से ही आप जानते हो कि ये मोबाइल आ गया है, इसका ये प्राइस है, अभी इसका सेल चल रहा है, अभी इसका ख़रीदने का सही समय है, ठीक है। तो कस्टमर एजुकेट होता है प्रोडक्ट के थ्रू। अब जैसे वायरलेस ईयरफोन आते हैं, तो वायरलेस ईयरफोन अगर मार्केट में ऐसे ही आ जाता और दुकानदार के पास रखा रहता तो लोग वही लेते जो एजुकेटेड है, ठीक है। अब जिनको पता ही नहीं है वो कहाँ से लेते, जब दुकानदार उनको समझाता तब वो खरीदते। लेकिन अभी क्या है, वो टीवी पे इतना ऐड दिखा दिए, आपके यूट्यूब पे इतना ऐड आने लगा, फेसबुक पे इंस्टा पे इतना ऐड आने लगा कि लोग को समझ में आने लगा कि हाँ कुछ है जो बिना तार के भी चलता है। तो लोग ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन खरीदना शुरू कर दिए, ठीक है। तो वायरलेस ईयरफोन पहले बहुत महंगा आता था, लेकिन अब आप देखोगे बहुत सस्ते में मिलने लगा मार्केट में, बहुत सारी कंपनी उसको बनाने लगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए भी हमको एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, बताना पड़ता है उसको कि हाँ ये देखिए ये इस क्वालिटी का हमारा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा है, ठीक है। कभी कभी आप देखोगे जब आईफोन का ऐड दिखाएगा तो उसको पानी में, उसके ऊपर पानी डाल के दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो बताते हैं कि ये वाटर रेजिस्टेंस है इसमें, ठीक है ना।
तो जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हो तो कंज्यूमर को आपको एजुकेट करना होता है कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। तो उसके लिए एजुकेट करने के लिए भी कभी कभी आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। और नए प्रोडक्ट अगर नई एकदम नई लाइन आप लॉन्च कर रहे हो जो कि मार्केट में थी ही नहीं, तब तो आपको एडवर्टीजमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब लोग जानेंगे नहीं लोग खरीदेंगे कैसे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होता है एडवर्टीजमेंट से? तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सीन ये है, जब आप प्रॉपर एडवर्टीजमेंट करते हो तो एडवर्टीजमेंट करने में भी बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट कोई कंपनी का मालिक जाके अकेले नहीं करेगा, उसके लिए भी बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो जब बहुत सारे लोग एडवर्टीजमेंट करने के लिए चाहिए होते हैं तो उस कंडीशन पे अब वो बहुत सारे लोगों को हायर करता है, बहुत सारे लोगों को जॉब पे रखेगा एडवर्टीजमेंट करने के लिए। जैसे एग्जांपल, बैनर लगाने वाले को, पोस्टर लगाने वाले को, ठीक है, या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी को जब पैसा देगा तो वो भी बैनर पोस्टर वाले को हायर करेगी। प्लस टीवी पे ऐड आ रहा है तो बहुत सारे एक्टर हो गए, एक्ट्रेसेस हो गए, जूनियर आर्टिस्ट हो गए, तो इन सबको काम मिलता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम बहुत अच्छा होता है, एडवर्टाइजमेंट के ही वजह से बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। नेक्स्ट आते हैं 4 पॉइंट। अब 5th पॉइंट आपका है सस्टेन द प्रेस। सस्टेन्स द प्रेस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप प्रॉपर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा प्रेस को बहुत होता है। प्रेस समझ रहे हैं, मतलब जो लोग हमारा प्रिंटिंग का काम करते हैं तो उनका जो पूरा रोजगार है वो केवल एडवर्टीजमेंट पे ही टिका होता है, ठीक है। तो अच्छे एडवर्टीजमेंट अगर आप बार बार मार्केट में दे रहे हैं तो प्रेस मार्केट में सस्टेन करेगा। और प्रेस का मतलब न्यूज़पेपर हो गया, उसके बाद आपका जो टीवी पे न्यूज़ आते हैं, न्यूज़ चैनल्स हो गए, तो ये सब को चलाने के लिए भी एडवर्टीजमेंट ज़रूरी होता है। अगर एडवर्टीजमेंट नहीं रहेगा तो फिर ये लोग कहाँ से चलेंगे? आप सोचिए, आप टीवी पे ऐड जब देखते हो, कोई आप टीवी पे जैसे आपने कोई सीरियल देखा या फिर टीवी पे आप कोई न्यूज़ देख रहे हो, तो आप तो केवल टाटा स्काई का सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हो, ठीक है, आप डिश टीवी का सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हो। तो ये थोड़ी ना कि सब्सक्रिप्शन का पैसा आपके एक्टर्स के पास जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब्सक्रिप्शन का पैसा आप तक केवल वो जो सिग्नल है वो पहुंचाने में ही खर्च हो जाता है। जो इनको पैसा मिलता है वो एडवर्टीजमेंट से मिलता है। जब आप कोई भी सीरियल देखते हो, बीच में जो एडवर्टीजमेंट आता है वो लोग इतना पैसा देते हैं कि वो आगे चल के इन लोगों को काम आता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि प्रेस को सस्टेन करना, मतलब जो भी न्यूज़ एजेंसी है, जो भी प्रेस है, उसको सस्टेन करने का जो काम है वो एक तरीके से एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही हो पाता है। नहीं तो इसके अलावा अगर एडवर्टीजमेंट ना हो तो आपको न्यूज़ देखने के भी पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि न्यूज़ एजेंसी के पास पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन एडवर्टीजमेंट करने का ये फ़ायदा होता है कि न्यूज़ एजेंसी के पास पैसे आ जाते हैं, इसलिए आपको इतना कम मतलब फ्री में आप केवल टाटा स्काई और इसका सब्सक्रिप्शन लेके न्यूज़ देख सकते हो। अब आप न्यूज़पेपर की बात कर लो, एक न्यूज़पेपर प्रिंट करने में 30 रुपीज़ का कॉस्ट आता है। आप सोचिए 30 रुपीज़ का न्यूज़पेपर आपको 5 to 6 रुपीज़ में मिलता है। तो ये जो 5 to 6 रुपीज़ आपसे लिया जाता है, ये 5 to 6 रुपीज़ न्यूज़ एजेंसी के पास नहीं जाता, वो ट्रांसपोर्टेशन में लग जाता है। वो केवल आपसे ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लेते हैं। अब जैसे दैनिक जागरण है, तो दैनिक जागरण जो सुबह आपको 5 रुपये का 6 रुपये का अखबार देता है, तो आप उसको 6 रुपये कमा के नहीं, 6 रुपये उसके पास जाता थोड़ी ना है, वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन में लग जाता है आप तक पहुंचाने में। उसकी कमाई जो होती है वो एडवर्टीजमेंट से होती है। वो आपको न्यूज़पेपर फ्री में देता है, वो तो आप तक घर, आपके घर तक पहुंचाने के लिए जो उसको खर्चा करना पड़ता है वो पैसा आप केवल देते हो। तो न्यूज़पेपर भी फ्री ही होता है एक तरीके से, क्योंकि आप ऐसे अगर न्यूज़पेपर की कॉस्ट ली जाए तो आपको 35 to 40 रुपीज़ का एक दिन का न्यूज़पेपर पड़ेगा। तो कौन खरीदेगा न्यूज़पेपर 35 रुपीज़ से 40 रुपीज़ का? कोई नहीं खरीदेगा। इसीलिए उसका प्राइस बहुत कम रखा जाता है, लेकिन प्रिंटिंग कॉस्ट न्यूज़पेपर की बहुत ज़्यादा आती है।
एक न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग कॉस्ट 40 रुपीज़ आती है। तो प्रेस को भी एक्टिवेट करना, प्रेस को भी रखने का काम भी एडवर्टीजमेंट करता है। एडवर्टीजमेंट रहेगा तभी प्रेस मार्केट में सस्टेन करेगा। तो काफ़ी कुछ आप समझ गए एडवर्टीजमेंट को लेके कि किस तरीके से एडवर्टीजमेंट से कितने लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब एडवर्टीजमेंट होता है तो इतने लोगों का फ़ायदा होता है और फिर कंपनी का फ़ायदा होता है, फिर कंज्यूमर का फ़ायदा होता है। तो सबको यहाँ पे विन विन सिचुएशन होता है। तो हमने बात की एडवर्टीजमेंट की और इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट की।